रानू चिड़िया की सास का व्यवहार रानू चिड़िया के साथ बहुत अच्छा था। इसे गौरी कवि बहुत जलती थी। मैंने भी इन दोनों सास बहू के दरमियान झगड़ा ना करवा दिया तो कहना। रानू चिड़िया की सास नदी पर पानी भरने आती है। वो मटके को नदी में डालती है और पानी भरती है। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। कैसी हो आ माँ जी? बस बेटी, आजकल पंजों में बहुत दर्द रहती है। फिर भी आप पानी लेने आती हैं। माँ जी, मैं तो पहले दिन से आपको कहती आ रही हूँ कि वो रानो सारे काम बस आपसे करवाना चाहती है। रोज आप ही तो पानी भरने आती हो। अरे गोरी बेटी, मेरी भी तो बात सुन लो। मुझे बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज्यादा उड़ूंगी तो मेरे पंजे तब तक सेहतमंद रहेंगे, इसलिए मैं ही रानू को मना करती हूँ। रानू चिड़िया की सास पानी का मटका उठाकर चली जाती है। हर बार मेरा हर दाव उल्टा हो जाता है। फिर जब रानू चिड़िया की सास घर जाती है तो देखती है कि रानू चिड़िया घर की सफाई कर रही थी। बेटी रानू, इस हालत में तुम इतना काम मत किया करो, बल्कि आराम किया करो। माँ जी, जितना काम करूँगी उतनी स्वस्थ रहूँगी। अच्छा बेटी, मैं जाकर दोपहर के लिए कुछ बना लेती हूँ। दोनों सास बहू में बहुत प्यार था। रात हो जाती है, मानो भी घर आ जाता है। चिड़ियाओं के घर से उनके हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैंने भी तुम चिड़ियाओं के घर को बर्बाद नहीं कर दिया तो कहना। गौरी कवि अपने घर में बैठी जलन से पागल हो रही थी। गौरी, तुम्हें क्या समस्या है? आखिर किसी के हंसते बसते घर से क्यों इतना जलती हो? तुम अपनी चोंच बंद रखो, मेरे मामले में मत बोलो। फिर अगली सुबह गौरी कवि जंगल के आवारा पक्षी भूरे कवि के पास जाती है। ये लो, ये उस रानू का नंबर है। अब मैं रानू के घर जा रही हूँ, तुम इस नंबर पर कॉल करना पूरे 5 मिनट बाद। ये लो अपने पैसे। हो जाएगा तुम्हारा काम। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। जैसे ही गौरी घर जाकर बैठती है, रानू चिड़िया का फोन बजता है। रानू चिड़िया रसोई में थी। रानू की सास फोन उठाती है। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहा है? कौन है आप? और रानू कहाँ है? मुझे तो रानू से बात करनी है। भाई, तुम कौन हो पहले बताओ तो, और मेरी बहू से बात क्यों करनी है? भूरा कौवा दूसरी तरफ से कॉल काट देता है। ना जाने कौन कमबख्त था, बताया भी नहीं और कॉल काट गया। माँ जी, आजकल जमाना ठीक नहीं है। रानू के नंबर पर यूं किसी की कॉल आना, हाय हाय, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। गोरी, वो तो जिसकी जैसी सोच, हो सकता है किसी से गलत नंबर डायल हो गया हो। ये आप मुझे बता रही हैं या खुद को दिलासा दे रही हैं? नजर रखो अपनी बहू पर। गौरी कवि वहां से चली जाती है और पेड़ की डाल पर बैठकर हंसने लगती है। ये तीर जरूर जाकर निशाने पर लगेगा। अब रात को माँ बेटे को बताएगी और बेटा पत्नी की खूब पिटाई करेगा। रात हो जाती है। गौरी कवि खिड़की के पास कान लगाए बैठी थी। गौरी, तुम तब से वहाँ बैठी हो, क्या चल रहा है? कालू जी, अभी रानू के रोने की आवाजें आएंगी और मारपीट की भी। मैं एक भी मौका छोड़ नहीं सकती उसकी बर्बादी का। बेटा रानो, पानी लाओ, मानो को पानी दो। फिर रानो चिड़िया भोजन लाती है और पानी भी। मानो जी, आपको पता है आज क्या हुआ? वो सब फिर से आपस में हंसी खुशी बातें करने लगते हैं। रानो चिड़िया की सास तो उस फोन कॉल का जिक्र भी नहीं करती। गौरी के कानों में फिर से चिड़ियाओं के परिवार के हंसने की आवाजें आती हैं। कालू, मैं जो चाल चलती हूँ कुछ असर नहीं होता उनके घर पर। अब तो मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मानो रानू का पंख पकड़कर उसे घर से ही बाहर निकाल देगा। अगली सुबह गौरी कवि फिर से भूरे कवि के पास जाती है। क्यों रे, कॉल फिर की या नहीं? कॉल के पैसे दिए थे तूने, मैं दोबारा क्यों करता कॉल? कॉल करने की जरूरत भी नहीं है, अब तू सीधा उसके घर जाएगा। गौरी कवि भूरे को सारा प्लान बताती है। ये पकड़ पैसे और काम पूरा होना चाहिए, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भूरा कौवा रानू चिड़िया के घर पहुंच जाता है। रानू चिड़िया की सास घोंसले में सोई हुई थी। रानू चिड़िया रसोई में थी।
भूरा कौवा रसोई में जाता है। और जी, क्या हो रहा है? भूरा कौवा रानो चिड़िया का पंख पकड़ लेता है। रानो चिड़िया हंडिया में से गरम चमचा उठाकर भूरे के सर में मारती है। आवारा गंदे कौवे, चोर कहेंगे, तुझे मैं बताती हूँ। रानो चिड़िया मिर्ची का डिब्बा उठाती है और भूरे कौवे के मुंह पर अंडेल देती है। मार दिया, इस चिड़िया ने मुझे मार दिया। मेरी आंखें जल रही है, कोई पानी डालो मेरी आंखों पर। शोर सुनकर रानो चिड़िया की सास भी जाग जाती है और रसोई में आती है। माँ जी, हमारे घर में चोर घुस आया है, मारे इसे मारे। सास बहू मिलकर भूरे कौवे की खूब पिटाई करती हैं। भूरा कौवा जख्मी हालत में वापस भागता है। पेड़ की डाल पर बैठी भूरे की ये हालत देखकर गोरी कौवी बहुत गुस्से में आ जाती है। इस रानो की तो ऐसी की तैसी, अब जो चाल चलूंगी तू जान से जाएगी। गोरी कौवी जल्दी से बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे घर में बहुत चूहे आ गए हैं, प्लीज मुझे चूहे मार दवा दे दो। ये लो दवा, इसे बच्चों और बूढ़ों से दूर रखना, बहुत जहरीली दवा है ये। गोरी कौवी घर जाकर खीर बनाती है और उस दवा को खीर में मिला देती है। अब तो इस चाल से रानो, तू क्या, तेरी माँ भी अगर दूसरे जंगल से आ जाएगी तू बच नहीं पाएगी। अब तो चिड़ियाओं के घर में मातम होगा, गम का मातम। कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू, ये खीर पकड़ और रानो के घर दिया, तू मत खाना, तेरे लिए मैंने अलग निकाल ली है, वापिस आकर खा लेना। कालू कौवा खीर लेकर घर से निकल जाता है। आधे रास्ते में पहुंचकर खीर की खुशबू सूंघकर कालू कौवे से रहा नहीं जाता। कुछ खीर खा लेता हूँ, कौन सा किसी को पता चलेगा। कालू कौवा मजे मजे से आधी खीर खा लेता है। फिर जैसे ही कालू कौवा उड़ने लगता है तो वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। गोरी कौवी घर में अकेली बैठी रो रही थी। मैं कुछ ना बिगाड़ सकी, उस चिड़ियाओं के घर का मैं कुछ ना बिगाड़ सकी, उल्टा अपने सुहाग को जान से मार दिया, जान ले ली, मैंने अपने पति की जान ले ली। गोरी कौवी जोरों से रोने लगती है। पक्षी बारी बारी गोरी कौवी के घर आते हैं। मैंने ही अपने पति को मारा है रानो, मैंने ही। रानो बेटी, लगता है गोरी को गहरा सदमा लगा है कालू की मौत का। रानो बेटी, तुम जाकर दोपहर के लिए भोजन बनाओ, मैं यहाँ बैठती हूँ गोरी के पास। तुम दोनों में कितना प्यार है, काश मैंने भी सिर्फ अपने घर पर गौर किया होता तो मैं भी खुश रहती। कालू, मैंने तुम्हारी जान ले ली, हाय मेरा सुंदर पति। गोरी रोए जा रही थी और ऐसे बोले जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ गाय अपने बच्चे के साथ जंगल में निकली हुई थी। वो हरी भरी घास की तलाश में थी, लेकिन हर तरफ सूखी घास नजर आ रही थी। माँ, और कितना आगे चलना है, मैं तो थक गया हूँ। बस मेरा बेटा, थोड़ा और आगे। दोनों कुछ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हरा भरा एक खेत दिखाई देता है। खेत में बंद गोभी उगाई गई थी। बेटा, किसी के खेत को खराब नहीं करना, हमने बस घास खानी है, बंद गोभी की तरफ बिल्कुल मत जाना। ठीक है माँ। दोनों माँ गाय और उसका बेटा घास खाने लगते हैं। वो खेत भूरे कौवे का था। पीछे से डंडा उठाए भूरा कौवा भी वहां आ जाता है। रुक जाओ आवारा गाय, मैं अभी बताता हूँ तुम दोनों को। कौवे प्लीज, हमें मत मारना, हमने तुम्हारी सब्जी बिल्कुल खराब नहीं की, हम तो बस घास खा रहे थे। घास क्या तुम्हारे बाप ने उगाई थी? ये सारी हरियाली यूं ही नहीं है मेरे खेत में, बहुत मेहनत की है मैंने खेत में। अब या तो मुझे अपना दूध दो या फिर पूरे एक दिन के लिए तुम दोनों मिलकर मेरे खेत में हल चलाओगे। कौवे, इस गर्मी में इतनी ताकत नहीं है कि मैं खेत में हल चलाऊं, और मेरा बेटा अभी छोटा है। मैं तुम्हें एक बाल्टी
दूध की दूंगी, लेकिन पहले मेरे बेटे को पेट भरकर घास खाने दो। ठीक है, लेकिन सिर्फ तेरा बेटा, तू पास भी मत जाना मेरी घास के। मेरे प्यारे बेटे, जी भरकर घास खा लो, मैं इस गधे को दूध दे दूंगी। माँ, आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अंकल प्लीज मेरी माँ को भी घास खाने दें। ये अच्छा ड्रामा है दोनों का। वैसे बहुत नाजुक दिल का हूँ मैं। अच्छा, दोनों खा लो, लेकिन कम खाना मोटो। गाय बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटा घास खाने लगते हैं। तभी भूरे के खेत में पिंकी कवि आ जाती है। कैसे हो भूरे? पिंकी जी, आप? पिंकी को देखकर तो भूरे की आंखें चमक पड़ती है। ये सारा नजारा गाय भी देख रही थी। भूरा जल्दी से खेत में आता है। कौन सा गोभी का फूल ज्यादा अच्छा है? फिर भूरा बंद गोभी का बड़ा फूल खेत में से उखाड़ता है और पिंकी को जाकर दे देता है। ओहो भूरे, तुम भी ना। पिंकी हंसने लग जाती है। फिर पिंकी कवि गोभी का फूल लेकर चली जाती है। उस कवि को देखकर तो तुम्हारी आंखें चमकने लगी थी। पसंद करते हो उसे? भूरे के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। घास खाओ तुम, ज्यादा बातें मत करो। उधर कालू कौवा नदी पर फूल पकड़े बैठा था, क्योंकि रोज उस समय पिंकी कवि नदी पर जाती थी। दूर से आती पिंकी को कालू कौवा देख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। पिंकी, आंखें खोलकर बात करने में मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन मैं रोज तुम्हारे लिए ये फूल लाता हूँ। देने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आज मैं देकर रहूंगा। ये सब कहकर कालू कौवा जैसे ही आंखें खोलता है तो उसके बिल्कुल सामने गुस्से में लाल गौरी कवि खड़ी थी। अच्छा, तो रोज तुम ये फूल पिंकी के लिए लाते थे और जब उसे नहीं दे पाते थे तो घर आकर मुझे कहते थे कि मेरे लिए लाए हो। पिंकी नदी से पानी भरती है और हंसते हुए चली जाती है। गौरी कालू को मारने लगती है। इतनी सुंदर पत्नी है, फिर भी उस टेढ़े परों वाली के पीछे मरे जा रहे हो। अपनी शक्ल तो देख लेते एक बार शीशे में। गौरी कालू को मारते हुए घर ले जाती है। अगली सुबह बड़े पेड़ पर कालू कौवा फिर से बैठा पिंकी से बातें कर रहा था। कल गौरी बहुत गलत टाइम पर आ गई थी और मुझे लगता है आज भी। फिर से सामने से गौरी कवि आ रही थी। कालू कौवा तो 200 की स्पीड से वहां से भाग जाता है। पिंकी, तू भी शादी कर ले अब। क्यों मेरे पति को अपने पीछे लगाया हुआ है? गौरी बहन, कोई अच्छा कौवा मिले तो अभी कर लूं। पेड़ के नीचे से गुजरती गाय सारी बातें सुन लेती है। गाय जल्दी से भूरे कौवे के घर जाती है और भूरे कौवे को आवाज देती है। भूरा कौवा बाहर आता है। आज मैं अपनी घास नहीं खाने दूंगा तुझे। चल भाग जा यहाँ से। भूरे भैया, मैं घास खाने नहीं आई, बल्कि मैं तो एक अच्छी खबर लाई हूँ। फिर गाय सारी बात भूरे कौवे को बताती है। क्या सच में? फिर मैं आज ही जाकर पिंकी को प्रपोज करता हूँ। हाँ भूरे, जल्दी जाओ। सुना है पिंकी रोज इस समय नदी पर आती है पानी भरने। भूरा कौवा तो ये सुनते ही नदी की तरफ भाग जाता है और नदी के पास बड़े पेड़ पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। तुम क्यों आए हो कालू? तुमसे मतलब मैं जो भी करने आया हूँ। वैसे तुम्हें पता है इस नदी में मगरमच्छ रहते हैं। पिंकी भी अपना मटका उठाए वहाँ आ जाती है और भूरे कौवे के साथ आकर बैठ जाती है। पिंकी जी, आप इस काले कौवे के साथ क्यों बैठी हैं? मेरे साथ बैठे आकर। कालू उड़ता है और पिंकी की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। आपको पता है पिंकी जी, कालू अभी बता रहा था कि इस नदी में मगरमच्छ भी रहते हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसे बाहर नहीं आते। भूरे, अगर नदी में तुझ जैसा कोई कौवा गिरे तो ही नजर आएंगे मगरमच्छ। भूरे जी, मुझे मगरमच्छ देखने हैं। अरे तुम पागल हो क्या पिंकी? ऐसे नहीं आते मगरमच्छ बाहर। भूरा कालू कौवे को नदी में धक्का दे देता है। कालू भाई, अब तो मगरमच्छ नजर आ जाएंगे ना?
भूरा और पिंकी हंसने लग जाते हैं। कालू कौवा बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर निकलता है। पिंकी जी, आप भी इस भूरे के साथ मिलकर हंसती रही, मुझे नदी से निकालने को आगे नहीं बढ़ी। माफ करना कालू, तुम तो शादीशुदा हो, मुझे भूरा ही पसंद है। आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया पिंकी जी। पीछे से गौरी कवि भी आ जाती है। उसने तो तुम्हारा दिल तोड़ा है, अब मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। कालू को मारते हुए गौरी घर ले जाती है। पिंकी जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जी भूरे जी, मुझे भी आपके जैसे अच्छे कवि की तलाश थी बस। फिर पिंकी कवि और भूरे कवि की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी में कालू कौवा एक कोने में मुंह लटकाए खड़ा था। कालू, नाच लो पिंकी की शादी में, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। गौरी ऐसे कहकर हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।